नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। बरेली में जुमे की नमाज के बाद बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मौलाना तौकीर रजा के सड़क पर उतरने के ऐलान से बिगड़ा माहौल। आई लव यू मोहम्मद के मंच से सीएम योगी को एक खुलेआम धमकी। मौलवी ने कहा यहीं दफना देंगे। मौलवी की पहचान अशफाक निसार शेख के रूप में। राहुल गांधी को हाईकोर्ट से झटका। अमेरिका में भारत के सिखों पर टिप्पणी मामले में याचिका रद्द। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका खारिज। पटना में प्रियंका गांधी का शक्ति अधिकार कार्यक्रम। मोतिहारी में पहली जनसभा कार्यक्रम के पहले कुछ महिलाओं ने वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगाए। रायपुर के स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, 6 मजदूरों की मौत, 5 घायल। सभी घायलों का इलाज। दिल्ली एनसीआर में पटाखों के निर्माण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध। कोर्ट ने कहा प्रतिबंधों का फिलहाल बदला नहीं जा सकता। किसी भी तरह से पटाखे नहीं जलाए जा सकते। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में खबरों की तरफ रुख करते हैं और खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। सिलथरा औद्योगिक क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ। रावरी इस्पात फैक्ट्री में छत गिरने से यह हादसा हुआ है। हादसे में 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई है। करीब 6 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 6 मजदूरों की मौत हो गई। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। हादसे में 6 मजदूरों की मौके पर मौत। करीब 6 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। सिलथरा औद्योगिक क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ। और कोरिया से खबर, बाइक से टकरा तेज रफ्तार पिकअप पलटा है। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। सोनहत रामगढ़ मार्ग के पास मेंढरा गांव के पास यह हादसा हुआ। दोनों मृतक थाना चांदनी बिहार के रसोकी गांव निवासी बताए जा रहे हैं। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कोरिया से। और सूरजपुर जिले में शिक्षा व्यवस्था बेहाल, समय पर स्कूल नहीं पहुंचे शिक्षक। शिक्षिका स्कूल के बच्चे इधर उधर भटकने को मजबूर है। गांव वाले कई बार शिकायत कर चुके हैं। भयाथन ब्लॉक के नवापारा प्राथमिक शाला का मामला इस वक्त आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। गांव वाले कई बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन कार्रवाई नहीं होती। और कबीरधाम जिले में आदिवासी छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि कवर्धा निवासी जितेंद्र खरे, नसीम अहमद, मोहम्मद सरफराज ने पूछताछ में अपराध स्वीकार किया। तीनों आरोपी पहले भी कई आपराधिक मामलों में जेल जा चुके हैं। घटना के दिन आरोपियों ने नशे की हालत में छात्रा को उठाकर अटल आवास ले जाकर बारी बारी से दुष्कर्म किया और फिर उसे बस स्टैंड पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार कर उनके खिलाफ दुष्कर्म, SC/ST एक्ट और BNS की धाराओं में कार्रवाई शुरू कर दी है। को इन्होंने गोडिया रोड से अपहरण करके बाईपास से ले जाकर अटल आवास की तरफ पीछे ले जाकर वहाँ उसके साथ बलात्कार किया। कैसे पकड़ में आए सर ये आरोपियों की हमारे द्वारा कई आरोपियों से पूछताछ की गई थी। कुछ टेक्निकल एविडेंस में कई मोबाइलों को खंगारा गया था। इन मोबाइलों के जो टावर डंप उठाए गए थे उससे, और एक जो आरोपी की हुलिया
और कबीरधाम जिले में आदिवासी छात्रा से दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस कार्रवाई से आदिवासी समुदाय और गोंड समाज में असंतोष देखा जा रहा है। गोंड समाज के जिला अध्यक्ष ने पीड़िता को 50 लाख मुआवजा देने और आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की। उन्होंने जिला प्रशासन से अपील करते हुए चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं की गई तो समाज उग्र आंदोलन करेगा। आरोपियों की गिरफ्तारी के संबंध में मैं सबसे पहले तो जिला के पुलिस कप्तान को मैं बधाई देता हूं और जिले के विधायक और गृह मंत्री जी को भी तत्परता दिखाने के लिए उनके पुलिस प्रशासन और उनके विभाग को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। परंतु समाज इतने बस से शांत नहीं होने वाला है। हमारी 3 प्रमुख मांगे थी, जिसमें आरोपी अगर पकड़ाते हैं तो उनके घर को सबसे पहले तो बुलडोजर आपको चलाना पड़ेगा। खबर भोपाल से, जहां धार्मिक भावनाओं से जुड़े पोस्टरों को लेकर देश के 2 बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में एक नया विवाद खड़ा हो गया। कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव के पोस्टरों का ये मामला अब राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में गरमा गया है। विवाद की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई थी। इसके बाद में मध्य प्रदेश के भोपाल में हिंदू संगठनों ने आक्रामक रूप से प्रतिक्रिया दी। भोपाल के शीतलदास की बगिया क्षेत्र में आई लव महाकाल लिखे बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं। ये कार्रवाई जागृत हिंदू मंच के माध्यम से की गई, जिसके पीछे भाजपा प्रवक्ता दुर्गेश केशवानी का समर्थन है। कार्यकर्ता पोस्टर लेकर मंदिर के बाहर आई लव महाकाल के जोरदार नारे लगाते नजर आए। देखिए, हमारी संस्कृति, हमारी जो सनातन धर्म है, सबसे प्राचीन धर्म है और हमारे धर्म में हमें मध्य प्रदेश को इस चीज़ का भी गौरव प्राप्त है कि ओंकारेश्वर महादेव मध्य प्रदेश में है, महाकाल महादेव मध्य प्रदेश में है। भगवान श्री महाकाल राजाओं के राजा हैं, कालों के काल हैं और भगवान श्री महाकाल सृष्टि के रचयिता हैं। सृष्टि को चलायमान करने का काम भगवान श्री महाकाल करते हैं और आज हमने भगवान श्री महाकाल के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है। और खबर रोहतक से, जहां सांपला नगर पालिका में सीएम फ्लाइंग टीम ने दोपहर करीब 12 बजे अचानक छापेमारी की। छापेमारी के दौरान जांच अधिकारियों ने तमाम दस्तावेजों की गहनता से जांच पड़ताल की। करीब 4 घंटे 30 मिनट मौके पर मौजूद रहकर खोजबीन करने के बाद टीम कई महत्वपूर्ण फाइलों सहित अन्य दस्तावेज कब्जे में लेकर वापस रवाना हो गई। सूत्रों की माने तो शहर के वार्ड नंबर 1, 2 में कराए जा रहे विकास कार्यों में धांधली की जाँच करते हुए टीम अपने साथ संबंधित दस्तावेज जो है वो ले गई। आपको बता दें कि मनमानी ढंग से निजी प्लॉट मालिकों को लाभान्वित कराया गया है। उच्च अधिकारियों से शिकायत के बाद ही सीएम फ्लाइंग यहां दबिश देने की जहमत उठाई है। गुरुग्राम के धनकोट इलाके में शुक्रवार तड़के पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। गुरुग्राम क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम ने नजफगढ़ डबल मर्डर केस के गवाह की हत्या में वांछित 2 आरोपियों को घेराबंदी कर दबोच लिया। मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से कुल 13 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें आरोपियों के पैरों और दिल्ली पुलिस के उपनिरीक्षक विकास के हाथ में गोली लगी। तीनों को इलाज के लिए सेक्टर 10 स्थित सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यमुनानगर में आम आदमी पार्टी ने वर्ष 2025 का भीषण बाढ़ से प्रभावित किसानों और ग्रामीणों के लिए पंजाब सरकार की तर्ज पर मुआवजा देने की मांग उठाई है। पार्टी ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें फसल, घर और पशुधन की क्षति पर उदार राहत पैकेज की मांग की गई। ज्ञापन में पंजाब मॉडल को आदर्श बताते हुए 20,000 रुपये प्रति एकड़ फसल नुकसान और 10 लाख घर पुनर्निर्माण और 30,000 रुपये प्रति पशु सहायता की मांग की गई है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में पूरे भारत से सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी क्रम में महेंद्रगढ़ के जयराम सदन में पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा के निवास पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने
रक्तदाताओं से मुलाकात कर कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है जो किसी को नया जीवन दे सकता है। साथ ही उन्होंने हरियाणा सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना की जानकारी दी, जिसके तहत 23 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं और छात्राओं को 2100 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। नरेंद्र भाई मोदी बजरंगबली हनुमान बोल के चाहे ट्रंप कार्ड फाड़ना हो और एक मंदबुद्धि का बालक हमारे पल्ले पड़ा हुआ है जो नेपाल जल करके राख हो गया। और एक ऐसी यूनिक योजना जिसमें 23 साल की बहनें और 60 साल की आयु ग्रुप की बहनें इसका लाभ ले सकती हैं। वो बहन चाहे अभी स्टूडेंट भी है तब भी उसको लाभ मिलेगा, वो अनमैरिड है उसको भी लाभ मिलेगा, और परंतु उसकी 1 लाख रुपए से नीचे की जिस परिवार की आमदन है उनको लाभ देंगे। 15 साल से हरियाणा का जो डोमिसाइल है उसको लाभ देंगे। और इस योजना में सबसे यूनिक चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि किसी बहन को अपने घर की देली पार करने की जरूरत नहीं है। नाला क्षेत्र के चारणपुर गांव में हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए विश्व प्रगामी संस्था ने राहत वितरण कार्यक्रम आयोजित किए। चारणपुर, सूफिया, मलकपुर, गग्गो, महल, अजनाला और थोबा सहित कई गांव से पहुंचे लोगों को राशन और आवश्यक सामग्री की सैकड़ों राहत किट बांटी गई। संस्था के प्रतिनिधियों ने बताया कि यह सेवा कार्य पूरी तरह इंसानियत की भावना से प्रेरित है और किसी भी धर्म या जाति के आधार पर नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कोई भी जरूरतमंद भूखा ना रहे, संस्था का यही संकल्प है। और पटियाला के सरकारी राजेंद्र हॉस्पिटल में उस समय हलचल मच गई जब नर्सिंग स्टाफ का एक सदस्य मल्टी पार्किंग बिल्डिंग के छत पर चढ़ गया। यह कदम उसने अपनी मांगों को लेकर अस्पताल परिसर में चल रहे धरना प्रदर्शन के तहत उठाया। प्रदर्शनकारियों ने पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि उन्हें नौकरी ज्वाइन करते समय 4600 ग्रेड पे बताया गया था, लेकिन वास्तविक वेतन 29,200 रुपये ही दिया गया और जो ग्रेड पे के अनुसार कम है। लंबे समय से कार्यरत होने के बावजूद उनकी मांगों का अनसुना किया गया। दोपहर तक प्रदर्शन जारी रहा और कर्मचारी ने सरकार से वेतन में संदिग्धता दूर करने के लिए उचित वेतन देने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन होगा। जिन्ना भी सारा स्टाफ नर्सिंग स्टाफ हैगा, एक साडे नाल दा उपर चढ़िया हैगा टैंकी दे, क्योंकि उनका नाम अंकुर हैगा, स्टाफ नर्स है। वो भी इनू हो गई 2-3 घंटे हो गए उपर चढ़े। इनू ਉਹਦੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਚੜਿਆ ਜੀ। ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ 4600 ਬਣਦਾ ਸੀ ਪੇ ਗ੍ਰੇਡ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 29,200 ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸਕੇਲ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਸੀਗਾ, ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟ नहीं है। और खबर अमृतसर से, जहां पंजाब पुलिस ने जापानी पर्यटक को उसका बदमाशों द्वारा पार किया गया आईफोन 11 प्रो वापस किया कर देश को शर्मसार होने से बचा दिया। पर्यटक ने ये जानकारी देते हुए बताया कि मेरा नाम सैतो है, मैं जापान से हूं। 24-25 सितंबर को आधी रात के समय दिल्ली से अमृतसर स्टेशन पहुंचा था। यहाँ 3 बदमाशों ने मेरा फ़ोन चुरा लिया। अमृतसर पुलिस स्टेशन में तैनात स्टाफ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए फ़ोन बरामद कर लिया है। और खबर पठानकोट से है, जहां केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह राणा बाढ़ क्षेत्र का दौरा कर पीड़ितों का हालचाल लेने पहुंचे। माधोपुर पहुंचकर केंद्रीय मंत्री ने पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा के सामने माथा टेका और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात के बाद उन्होंने राज्य के प्रशासनिक मशीनरी को बाढ़ से तबाही का जिम्मेदार ठहराया और कहा कि प्रदेश सरकार समय रहते बाढ़ से निपटने की तैयारियों और कोशिशें शुरू कर क्षति को न्यूनतम स्तर पर ला सकती है, लेकिन ऐसा किया नहीं गया है। ਜਿਹੜਾ ਰੁੜਿਆ ਇੱਥੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੁਤਾਹੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੇਟ ਵਕਤ ਸਿਰ ਖੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਹੁੰਦਾ।
और ये जिसले सारी पुछताछ की है तो यह दसिया गया है कि आम तौर पर जिसले 523 मीटर से ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਏ, ਲੇਕਿਨ 3 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਮੈਨ ਮੇਡ ਬਾੜ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, इन्हां दे वड्डा अफसर जनू ये बचाना चाहते ने। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज खगड़िया के पंसलवा हाई स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने आपको बता दें 519.66 रुपये करोड़ की लागत से 256 विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए गए, जिनमें लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में विकास से विकास हो रहा है और खगड़िया इसका जीवंत उदाहरण है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में 125 यूनिट मुफ्त बिजली, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, महिला रोजगार योजना, प्रोत्साहन राशि और स्टूडेंट्स क्रेडिट योजना की जानकारी भी दी। कई कार्यों का उद्घाटन किया है, शिलान्यास सब कुछ काम कर रहे हैं और केंद्र सरकार की तरफ से सहयोग मिल रहा, तो इसीलिए हम सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम आभार व्यक्त करते हैं और उनका धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कितना अच्छा काम कर दिया है और अब एक तरह से हम लोग यहाँ जो करते थे, अब केंद्र की तरफ से भी पूरा काम किया जा रहा है। तो आप जान लीजिए बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा। पहले तो गरीब था और उसके बाद जितना हम लोगों ने किया है अभी वो बता रहे हैं आपको, फिर आपके जिले का भी बताएंगे। तो उसके बाद अब इतना ज्यादा सहयोग मिल रहा है केंद्र से, तो बहुत आगे बढ़िएगा। और बिहार के गया जिले में बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र के बिंदा पंचायत स्थित टिकैती गांव में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ग्रामीणों की राय सामने आई है। के न्यूज़ इंडिया के जिला संवाददाता अशोक शर्मा जब गांव पहुंचे तो महिला पुरुष ने एक सुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति समर्थन जताया। ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें सरकार की ओर से राशन, पेंशन और किसान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। हाँ बाबू मिल रहा। कितना पेंशन मिल रहा है? 1100 मिल रहा। पहले कितना मिलता था आपको? पहले 400 मिलता था। अब कितना मिलता है? 1100। कौन बढ़ाए हैं पेंशन आपको? नीतीश कुमार। और क्या सुविधा मिल रहा है? सरकारी सुविधा, राशन वगैरह मिल रहा है आपको? राशन मिल रहा। पेंशन मिलता है आपको? कितना मिलता है आपको पेंशन? 1100। कौन दिल थी पेंशन? तो अगली बार वोटवा के उनका देवा है। का सुविधा दिल थी नीतीश कुमार? कब कितना मिलता है पेंशन आपको? पहले कितना मिलता था? पहले 400 मिला है। संतुष्ट है आप 1100 से? हाँ सर। अच्छा, और क्या क्या सुविधा मिलता है? राशन कार्ड? हाँ राशन भी मिले। राशन मिलता है? राशन में पैसा लगता है क्या? नहीं सर, पैसा नहीं लगता है। तो सरकार से पूरा संतुष्ट है? हाँ सर संतुष्ट। 1100। पहले कितना मिलता था? 400। कैसे बढ़ा 1100 पेंशन? कब बढ़ाया गया? नीतीश कुमार बढ़ाया। अच्छा, और क्या सुविधा, सरकारी सुविधा मिल रहा है आपको? राशन मिल ही रहा है, वो मोदी वाला पैसा 2000 आ ही रहा है। किसान वाला। और भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार हाईवा ने एक बाइक सवार को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक अपनी पत्नी का श्रद्धा कर्म कर गंगा स्नान के लिए जा रहा था। ये भीषण हादसा मिरट्टी नवटोलिया स्थित मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन ओवरब्रिज पर हुआ। मृतक की पहचान शंभूगंज के कसवा गांव निवासी लालमुनि यादव के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष ने मृतक के परिजनों को उचित कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और बक्सर जिले के डुमरांव अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत NH 922 के किनारे स्थित नया भोजपुर थाना इन दिनों जर्जर हालत में पहुंच चुका है। थाने की छत लगातार टूट रही है, जिससे वहां कार्यरत पुलिसकर्मी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी निभा रहे हैं।
बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता है, पूरा थाना जलमग्न हो जाता है। पुलिसकर्मियों ने बताया कि थाने में अक्सर बिच्छू हैं, जिससे डर भी का माहौल बना रहता है। थाने का भवन इतना पुराना हो चुका है कि हादसा हो सकता है, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है। बिल्डिंग जो नहीं बना है, हम लोग को रहने के लिए बहुत दिक्कत है। जब बारिश होती है तो पूरा चारों तरफ पानी गिरने लगता है और बारिश के समय में सांप बिछ भी बहुत ज़्यादा निकलता है। इसके वजह से चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग को भवन का निर्माण हो, ताकि हम लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकें। ये सब छत तो जर्जर हो गया है, कभी कुछ भी हो सकता है। छत जब बारिश होती है तो ना फुट फुट करके गिरने लगता है चारों तरफ। तो हम लोग यहाँ से रिश्ता का भी ये सब रखा हुआ है। रोहतास जिले के विक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए बाइक की चोरी और पार्ट्स की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। विक्रमगंज, संझौली और हसन बाजार थाना की संयुक्त कार्रवाई में चोरी की बाइक और भारी मात्रा में पार्ट्स के साथ कुल 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। में भी जो केस हुआ 175-25 उसमें भी अभियुक्त है, और हसन बाजार का जो केस है उसमें भी 104-25 उसमें भी अभियुक्त है। तो गैरेज वाला जो है वो धनगाई के रहने वाले हैं, धनगाई विक्रमगंज। और लखनऊ से खबर, योगी कैबिनेट में 22 प्रस्ताव पर मुहर। बैठक में 22 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। उच्च शिक्षा के 3 प्रस्ताव पास हुए हैं। धान के एमएसपी बढ़ाने का प्रस्ताव पास हुआ है। सेमी कंडक्टर के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिली। 22 प्रस्ताव को मंजूरी मिली। उच्च शिक्षा के 3 प्रस्ताव पास हुए हैं। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, धान की एमएसपी बढ़ाने का प्रस्ताव पास हुआ है। सेमी कंडक्टर के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। गांधी विश्वविद्यालय झांसी के आशय पत्र के लिए मंजूरी। दीपावली पर निःशुल्क सिलेंडर देने का प्रस्ताव भी पास हुआ है। ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। खबर इस वक्त आपको बता रही है, संत कबीर टेक्सटाइल्स एवं अपैरल पार्क योजना को भी स्वीकृति मिली। जिला खनिज फाउंडेशन न्याय तृतीय संशोधन को भी स्वीकृति मिली। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, योगी कैबिनेट में 22 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में आज 22 महत्वपूर्ण बिल पारित किए गए। सरकार के मंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए अपने विभाग से जुड़े एक अहम प्रस्ताव और कर्मचारियों की कमी को लेकर बड़े ऐलान किए। कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि आज कैबिनेट में उनके विभाग से संबंधित एक महत्वपूर्ण बिल पास किया गया। उन्होंने कहा कि लगातार निकायों का क्षेत्र बढ़ता जा रहा था। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जिस प्रकार से देखा, सबसे अहम आपका प्रस्ताव था, क्या रहा उसमें? आज माननीय मंत्रिपरिषद में कुल 22 प्रस्ताव थे, जिसमें एक प्रस्ताव हमारे अपने नगर विकास विभाग का भी था। वो प्रस्ताव ये था कि आने वाले दिनों में शहरी जनसंख्या बढ़ रही है, शहरों की संख्या भी बढ़ रही है। हम अगर 2017 के बाद की बात करें तो इस सरकार के, वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पिछले 8 साल में 117 नगर निकायों की बढ़ोतरी हुई है। उसी प्रकार 124 नगर निकाय ऐसे हैं जिनके विस्तार हम लोगों ने बढ़ाए हैं। उसमें 3 नगर निकायों को नगर निगम का भी दर्जा दिया गया है। तो इस प्रकार शहरीकरण बढ़ रहा है, शहरी आबादी बढ़ रही है। 22% 2011 के जनगणना के हिसाब हम मानते हैं, लेकिन आज की स्थिति में अगर देखा जाए
तो लगभग 27%, लगभग 6.5 करोड़ जनता नगरीय क्षेत्रों में रहती है। ऐसे स्थिति में जो पुरानी हमारी जो व्यवस्था थी वो नहीं चल सकती, पर्याप्त नहीं है। इसके दृष्टिगत हमने एक पूरा आमूलचूल परिवर्तन करने का हमने प्रस्ताव रखा था, जिसे मुझे खुशी है कि बहुत ही प्रशंसा के साथ माननीय मंत्रिपरिषद ने उसे मंजूर किया है। जिस प्रकार से देखा जाए कि सबसे बड़ा सवाल कि जिस प्रकार से आज जो कैबिनेट बैठक में पारित किए गए, उसमें बिजली विभाग का सबसे अहम प्रस्ताव था और उस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। मंत्री जी का साफ तौर से कहना है कि प्रस्ताव में जो कर्मियों की संख्या है उनको बढ़ाने की बात की गई है, क्योंकि लगातार चाहे वो जिले हों, वो लगातार उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, निकायों की संख्या बढ़ती है, उसको लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। और अगर प्रीपेड मीटर की बात की जाए, प्रीपेड मीटर जिस प्रकार से लोगों का कहना है कि उसमें काफ़ी बिल आ रहा है, तो इसको देखते हुए तो उनका साफ तौर से कहना है कि 1-2% ऐसे मीटर हैं जिसमें कमियां पाई गई हैं, लेकिन इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़। और उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री JPS राठौर ने लद्दाख में हाल ही में हुए दंगे और प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कड़े बयान दिए। उन्होंने विपक्ष के नेताओं पर युवाओं को भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कड़ी चेतावनी दी। उत्तर प्रदेश के मंत्री राठौर जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले बरेली का मुद्दा, जिस प्रकार से विपक्ष के ऊपर एक आरोप लग रहा था कि वो जो युवा हैं, युवा को लेकर के जो है राहुल गांधी लगातार भड़का रहे हैं, तो क्या लद्दाख का जो मुद्दा कहीं वहीं से जुड़ता हुआ दिख रहा है क्या? देखिए, क्या है कि वहाँ पर तमाम चीज़ें चलती रहती हैं, अपेक्षाएं लोगों की हैं, लेकिन जिस तरीके से बेवजह की अराजकता पैदा करना ये कहीं से उचित नहीं है। और राहुल गांधी का बस नहीं कि वो लद्दाख में कुछ कर सकें, वो दिल्ली में कुछ नहीं कर सकते, वो लखनऊ में कुछ नहीं कर सकते, तो लद्दाख तक क्या जाएंगे? राहुल गांधी का इसमें कोई बस चलने वाला नहीं है, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग हैं, उनको ठीक करने का काम हमारी सरकार करेगी। जिस प्रकार से राहुल के अलावा हम अखिलेश की बात करें, तो अखिलेश ने भी बरेली मुद्दे पर जो है सवाल उठाए कि लाठीचार्ज किया गया है पहले पुलिस के द्वारा, उनको रोकने का प्रयास, उसके बाद जो है ये बवाल बढ़ा, तो कई उनके सरकार को उनकी तरफ से घेरने का प्रयास किया गया है। जो जनता के ऊपर पत्थर चलाएंगे तो हम उनको लाठी नहीं चलाएंगे तो क्या करेंगे? आरती उतारेंगे? तो जो पत्थर चलाने का काम करेंगे, अराजकता फैलाने का काम करेंगे और कल को आग लगाने का काम करेंगे, तो उनके ऊपर तो लाठी चलेगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये समझ लेना चाहिए सभी को। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, यहाँ पर जो अराजकता फैलाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और जिस तरीके से इन्होंने एक बना रहे नैरेटिव, आई लव मोहम्मद से किसी को दिक्कत नहीं है, अपने इष्ट देव को नारे लगाओ, कुछ भी करो, सबको छूट है, पूरी धार्मिक आज़ादी है, लेकिन सर तन से जुदा का नारा बर्दाश्त नहीं है। ये नारा बेमनस्ता पैदा करता है, ये नारा लोगों में दहशत पैदा करता है। इस तरीके से इस नारे को लगाना उचित नहीं। नेपाल की तर्ज पर क्या कांग्रेस और बाकी अन्य पार्टी बचे क्या उसी तरीके से युवाओं को यहाँ पर भड़काने का प्रयास नहीं, वो यहाँ पर नहीं हो पाएगी। यहाँ पूरा युवा संतुष्ट है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोजगार देने का काम किया है, अवसर पैदा हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से। जिस प्रकार से अगर देखा जाए, यहाँ पर अगर मुद्दों की बात की जाए, लद्दाख में जिस प्रकार से बवाल हुआ और जिस प्रकार से बरेली में अभी आज लाठीचार्ज हुआ, उसमें विपक्षी दल लगातार, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, लगातार जो है सवाल को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से युवाओं को भड़काने की बात जो है, इस पर भी जो है मंत्री जी का कहना है कि प्रधानमंत्री पूरा युवाओं का ध्यान रख रहे हैं और जो भी इन सब प्रयासों को कर रहा है वो कामयाब नहीं होंगे, और जो भी इस प्रकार की हरकतें करेगा उनके प्रति जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने लखनऊ में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री के निर्देशों और राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण बयान दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगी। प्रदेश के मंत्री किस आज कैबिनेट बैठक थी और बैठक में क्या क्या निर्णय हुए, सबसे पहले तो ये जानना। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य पर कैबिनेट ने मिलकर आगे बढ़ने के लिए संकल्प लिया। मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर जोर दिया कि सभी प्रभारी मंत्री अपने प्रभारी जनपदों में जाके प्रदेश की
योजनाओं को लागू कराएं, जन समस्याओं पे काम करें, अधिकारियों को जनहित के मुद्दों पर काम करने के लिए मजबूर करें। जनता को लगना चाहिए कि यूपी में एनडीए की मजबूत सरकार, एक तो ये मुद्दा। दूसरा साथ में ये भी था कि उत्तर प्रदेश की जो भी योजनाएं हैं उनमें किसी प्रकार की हीला हवाली कोई करता है तो उसकी सूचना सीएम हाउस को दी जाए ताकि जनता को पारदर्शी शासन मिल सके। जी, जिस प्रकार से अभी अखिलेश यादव ने एक मुद्दा उठाया कि बरेली की घटना आई लव मोहम्मद, जहां पर लाठीचार्ज हुआ, पथराव हुआ और पूरा अलर्ट कर दिया गया है, पूरा यूपी अलर्ट कर दिया गया है, क्या एक्शन आगे देखने को मिल सकता है और इस चीज़ को क्या कारण मानते हैं? अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में शायद आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रदेश की जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कभी नहीं सुना पहले कि आई लव मोहम्मद का भी कोई प्रोटेस्ट निकलता है, कोई अभियान चलता है। अब कोई समूह, कुछ लोग यदि बिना अनुमति के कोई आयोजन करते हैं, कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो पुलिस तो अपना काम करेगी ना। कानून तो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेगा ना, तो कानून को काम करना है। तो जो भी है उस पर सरकार निगाह बचाए हुए हैं, लेकिन जो कानून को तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी है। जिस प्रकार से मंत्री जी का कहना है कि आज कैबिनेट की बैठक थी और मुख्यमंत्री के द्वारा सभी को कहा गया है कि अपने अपने जिलों और जनपदों में जा करके जो है अपनी योजनाओं के बारे में लोगों को बताएं, जिससे मालूम चल सके कि एनडीए की सरकार कितनी यहाँ पर मजबूत है। जिस प्रकार से अगर बरेली में जिस प्रकार से बवाल हुआ है तो उस बवाल के तहत जो है अखिलेश यादव ने सरकार के ऊपर सवाल उठाए थे, तो उनका उस पर भी साफ तौर पर कहना है कि अगर जो भी बवाल करेगा तो उसके प्रति जो है कानूनी कार्रवाई होगी। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज, लखनऊ। राष्ट्र खबर है, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में हुई सुनवाई। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। मणि को पार्टी बनाने का प्रार्थना पत्र हुआ दाखिल। सभी हिंदू पक्षों में प्रतिनिधि पक्ष बनने के लिए हुई बहस। माननीय उच्च न्यायालय ने सभी पक्षों को सुना है। 9 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े सभी वादों पर सुनवाई। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। देखिए, कृष्ण जन्मभूमि वर्सेस ईदगाह का जो ये मामला है, ये पूरी तरह से ईदगाह और ये जितने डिफेंडेंट हैं सब झूठ के स्टैंड पे खड़े हैं। पूरा इनका स्टैंड गलत है। कृष्ण जन्मभूमि बेटी हैं, नाबालिग हैं, माइनर हैं, वही उस टाइटल सूट में भी है, रिप्रेजेंटेटिव सूट में भी है। आज माननीय मंत्री साहब के द्वारा रुक्मणी को पार्टी बनाने का प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया और सभी पक्षों में आज एक दूसरे बहस हुई कि सभी सूट नंबर चाहते हैं कि हमको प्रतिनिधि बनाया जाए। तो प्रतिनिधि बनाने पर भी आज चर्चा काफ़ी हुई। तो माननीय न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद में 9 अक्टूबर की डेट लगा दी है। अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। सुनवाई उन्होंने एक्सेप्ट की। हमारे माननीय अदालत ने आज हमारी एप्लीकेशन को स्वीकार किया है। अभी 9 तारीख अगली पड़ी है, जैसे भी होगा अभी देखते हैं कैसे। और सीतापुर से खबर, दूसरे दिन भी हुई बदमाश पुलिस के बीच मुठभेड़। खबर इस वक्त सीतापुर से आपको बता रहे हैं। चैन स्नेचर शमशेर की लंबे समय से थी तलाश। अधिकारियों ने घोषित कर रखा था 25,000 का इनाम। महिला पुलिस कर्मियों संग मिशन शक्ति का कमाल। क्राइम ब्रांच की मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने कई वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया। और ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में आयोजित सीएम युवा कॉन्क्लेव के दूसरे दिन युवाओं की भारी भीड़ देखी गई। हजारों छात्र छात्राओं ने स्टॉल्स का भ्रमण कर नए बिजनेस आइडियाज और इनोवेटिव उद्यमियों की जानकारी प्राप्त की। 2000 से अधिक बिजनेस इंक्वायरी फिरोजाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, मैनपुरी, मथुरा से आए 700 से अधिक छात्रों समेत एनसीआर के करीब 1500 युवाओं ने प्रदर्शनी विजिट की और समस्त स्टॉल पर युवाओं द्वारा 2000 से अधिक बिजनेस इंक्वायरी की गई। खासतौर पर ओशियान इंटरप्राइजेस के कोऑपरेटिव गिफ्टिंग स्टॉल पर 125 से अधिक युवाओं ने गहरी रुचि दिखाई। वहीं क्यूटीएम ग्रिप इंटरनेशनल
प्रॉस्पर ग्रुप और कोशिश सस्टेनेबल और सॉल्यूशन की मशीनरी सप्लायर स्टॉल्स पर भी ज़बरदस्त भीड़ रही। कॉन्क्लेव के दौरान 20 से अधिक B2B मीटिंग संपन्न हुई। इसके साथ ही डॉक्टर गैराज, मिस्टर सैंडविच, धोबी लाइट, अर्ध सैनिक कैंटीन और अमूल इंडिया जैसे स्टार्टअप्स और ब्रांड्स ने छात्रों को अपने बिजनेस मॉडल प्रस्तुत किए। विशेषज्ञों ने भी उद्यमिता और स्टार्टअप स्थापना पर विस्तृत जानकारी देकर युवाओं को मार्गदर्शन किया और ये आयोजन प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा। और बरेली में जुमे की नमाज के बाद मुसलमानों ने सड़क पर आई लव मोहम्मद के नारे के साथ साथ पोस्टर लेकर उग्र प्रदर्शन करने के मामले में अयोध्या के संतों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारा देश संविधान से चलता है, यहाँ हमें हमारे कानून का पालन करना होगा। जो भी उपद्रव करेगा उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। जो हमारे रक्षक हैं, अगर उनके ऊपर इस तरह से पथराव किया जाएगा तो हमारा देश, हमारा समाज सुरक्षित कैसे रहेगा। इस तरह की मंशा रखने वालों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। देखिए, बरेली में जो दुर्घटना हुई है आई लव मोहम्मद की, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत देश के अंदर इस तरह की बयानबाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ये सनातन की भूमि है, ये हिंदू की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, देवताओं की भूमि है, जहाँ पर ये वह भूमि है जहाँ पर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की जय घोष होता है। देखिए, जिस प्रकार से बरेली में जो हिंसा हुआ अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय है, दुखद है। ऐसे भारत में रहने वाले इन अराजकता के द्वारा जो जिस प्रकार से पथराव करना और लोकतंत्र की जो हत्या करना, संविधान को न मानना, ये इनके अंदर डीएनए में है। ऐसे लोगों के ऊपर चिन्हित करके कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत, अंतर्राष्ट्रीय मशीनरी के तहत ये लोग भारत में अंतर्गृह युद्ध कराना चाहते हैं। और खबर उन्नाव से, जहां ध्वस्तीकरण कराने के बाद भी 17 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण न शुरू होने से परिषदीय शिक्षा की सुविधा और गुणवत्ता बनाने के दावे साकार नहीं हो पा रहे हैं। स्थानीय बाशिंदों के मुताबिक ब्लॉक क्षेत्र के जर्जर 17 प्राथमिक विद्यालयों को पुनर्निर्माण कराने के भरोसे के साथ विभागीय अधिकारियों ने ध्वस्त कराया था। ध्वस्तीकरण के 2 से 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी जमींदोज कराए गए अधिकांश विद्यालय भवन बनकर तैयार होना तो दूर, अब तक निर्माण की शुरुआत तक नहीं हो पाई है। इसलिए इन विद्यालयों में नामांकित छात्राओं को खुले आसमान, पेड़ों के नीचे या अन्य भवनों में बैठाकर पढ़ाने की खानापूर्ति कराई जा रही है। लमसम 3 वर्ष पूर्व विद्यालय की नीलामी हुई थी। नीलामी होने के उपरांत आज तक विद्यालय की बिल्डिंग नई नहीं बनी है और बच्चे अतिरिक्त 2 कक्षें उसमें पढ़ते हैं, लेकिन नहीं है और बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है। 3-4 साल हो रहे हैं, धीरे धीरे अभी तक विद्यालय की कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन आज समस्या ये है कि हमारे बच्चे, बरसात होती है, जमीन में बैठना है, चहला से निकल करके आना है, कीचड़ से निकल करके आना है, और पढ़ाई की व्यवस्था, मास्टर तो टीचर जितने हैं, टीचर सब सारे अच्छे हैं, सब समय से आते हैं, समय से उनकी व्यवस्था है, समय से पढ़ाते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं। और हमारे यहाँ लगभग बच्चे भी 100 के ऊपर ही हैं, इससे कम नहीं। अगर बिल्डिंग बनी होती, बिल्डिंग की देख रेख बढ़िया होती, और तो यहाँ बच्चे शायद हमारी समझ से 400-500 भी हो सकते हैं, लेकिन सरकार की अब नहीं मालूम क्या देन है। और खबर जालौन से, जहां जिला कलेक्ट्रेट परिसर में बड़ी संख्या में पीआरडी जवान पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें कि अपनी मांगों को लेकर पीआरडी जवान के जोरदार प्रदर्शन जिला कलेक्ट्रेट परिसर में रहा, जहां पीआरडी जवानों ने मांग की कि उनकी ड्यूटी नज़दीकी पॉइंट पर लगाई जाए, जिससे उन्हें ड्यूटी करने में सुविधा हो। जवानों ने कहा कि उनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमज़ोर है, जिस कारण परिवार चलाने में दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा कि विभागीय ड्यूटी का भुगतान हर माह 1 से 7 तारीख तक अनिवार्य रूप से कराया जाए और गैर विभागीय ड्यूटी का भुगतान 1 से 10 तारीख तक सुनिश्चित किया जाए। जालौन जिले में सैकड़ों जवानों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। आज कलेक्ट्रेट आए हैं और एक ज्ञापन भी दे रहे हैं, क्या समस्या है, क्यों यहाँ आना पड़ा आप लोगों को? हम लोगों को इसलिए यहाँ आना पड़ा कि जो समस्याएं जवानों की हैं, जो भौगोलिक क्षेत्र बनवाए गए हैं,
होने की बजाय हम लोगों को नज़दीकी पॉइंटों पे जो ड्यूटियाँ दी जाएँ ताकि आने जाने में हम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी पूर्व में भी हमारे जो जवान जो ड्यूटी जा रहे थे वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए, एक साथी की मृत्यु भी हो गई। इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं और जो विभागीय ड्यूटियों को जो भुगतान है। और सीतापुर के नदवा प्राथमिक विद्यालय में उस समय अफरा तफरी मच गई जब बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह की बेल्ट से पिटाई के मामले की जांच के दौरान कई बच्चों की अचानक तबीयत खराब हो गई। अपर शिक्षा निदेशक श्याम किशोर तिवारी जब जांच के लिए विद्यालय पहुंचे तभी ये घटना सामने आई। प्रधानाध्यापक ब्रजेंद्र कुमार वर्मा पर हुई कार्रवाई के विरोध में पहले से ही ग्रामीणों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। तनावपूर्ण माहौल के बीच बच्चों के तत्काल अस्पताल भेजा गया। फिलहाल बच्चों की संख्या और बीमारी के कारणों की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। आया हूँ एक, जैसा कि आप लोगों के माध्यम से भी संज्ञान में आया है और सोशल मीडिया पर आप लोगों के माध्यम से, मीडिया माध्यम से ये संज्ञान में आया जो इंसिडेंट हुआ जब BSF सीतापुर में, उसके क्रम में तो शिक्षा निदेशक महोदय द्वारा जांच सौंपी गई है कि जांच करके आख्या दे, उसी क्रम में आया था। तो विद्यालय में खंड शिक्षा अधिकारी यहाँ पे जो हैं ARP 3 साथी हमारे ARP हैं जो प्रभारी लगाए गए हैं। और खबर एटा से, जहां समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेश सिंह यादव को आज एटा कारागार से रिहा कर दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई हुई, जिससे सपा समर्थकों में खुशी की लहर है। इस घटना ने एटा की सियासत में एक बार फिर हलचल मचा दी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जुगेश सिंह यादव को जमानत मिली है। उनके साथ ही अलीगंज से 3 बार विधायक रहे उनके बड़े भाई सपा के दिग्गज नेता रामेश्वर सिंह यादव को भी जमानत मिली। दोनों नेताओं को जमानत मिलना समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी राहत है। जेल से रिहाई के दौरान जुगेश सिंह यादव का स्वागत करने के लिए सपा समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। और खबर मेरठ से, जहां गुर्जर समुदाय के सम्राट मिहिर भोज से जुड़े मामले को लेकर दादरी में हुई महापंचायत के बाद गिरफ्तार किए गए 22 से अधिक लोगों को कोर्ट से बड़ी राहत मिली। पिछले 1 सप्ताह से जेल में बंद इन सभी 22 लोगों को आज कोर्ट ने जमानत दे दी। ये पूरा मामला सम्राट मिहिर भोज से संबंधित विवाद को लेकर था। इसी विषय पर चर्चा के लिए मेरठ के दादरी में एक महापंचायत बुलाई गई थी। यहाँ महापंचायत आयोजित की गई। प्रशासन द्वारा बिना अनुमति के महापंचायत करने से रोकने पर बवाल हो गया। इस मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 22 लोगों को गिरफ्तार किया था। मेरा पूरा नाम ओमपाल सिंह है और मैं क्रिमिनल की प्रैक्टिस करता हूँ। सर, ये जो 22 लोगों को जेल भेजने का मामला था जी, इसमें क्या कार्रवाई हुई? इसमें जो थाना दौराला की पुलिस ने जो चालान किया गया है, एक तरह से निर्दोष व्यक्तियों का चालान किया गया है और कोई ऐसा अपराध घटित नहीं हुआ था और ना कोई एक्सेप्शन थी। यदि थाना दौराला की पुलिस चाहती तो उसको 41 के नोटिस पे भी जिनको कच्ची जमानत दे सकती थी, परंतु मंशा कुछ और थी। इसी के तहत इनका चालान किया गया और ये 22 तारीख से जो है 22/9/2025 से जिला कारागार में बंद है। और माननीय न्यायालय ने 6 AGM ने आज इनकी हमारी जो बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई हुई, बहस हुई और बहस पे जो जमानत का आधार पाते हुए आज इनको जमानत प्रदान की गई है। और गोरखपुर से इस वक्त खबर आपको बताने जा रहे हैं। पशु तस्करों द्वारा दीपक गुप्ता की हत्या का मामला। मुख्य आरोपी पशु तस्कर जुबैर मुठभेड़ में ढेर। जनपद रामपुर में पुलिस मुठभेड़ में हुआ ढेर। 1 लाख का इनामी था, जुबैर मुठभेड़ में ढेर किया गया। गोरखपुर हत्याकांड का मुख्य आरोपी जुबैर ढेर हुआ। खबर इस वक्त आपको गोरखपुर से हम बता रहे हैं। बिहार से बांग्लादेश नेपाल तक करता था पशुओं की तस्करी। पशु तस्करों द्वारा दीपक गुप्ता की हत्या का मामला। और आज आई लव मोहम्मद बैनर को लेकर बरेली में हुए बवाल के बाद जनपद कासगंज के कस्बा
गंज ढूंढवारा में भी आज माहौल गर्म रहा, जहां बैनर हटाने को लेकर एक ही समुदाय के दो पक्ष आमने सामने आ गए। एक पक्ष ने जमकर नारेबाजी करते हुए सड़क पर आ गए और पटियाली मार्ग पर जाम लगा दिया। मामले की जानकारी मिलते ही एसपी अंकिता शर्मा पुलिस बल और पीएसी के साथ मौके पर जा पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। देखिए, आज गंज ढूंढवारा में एक बैनर को लगाने को लेकर विवाद हुआ था। उस बैनर को हटाने के लिए एक दूसरे मुस्लिम पक्ष ने जब प्रयास किया तो दो पक्षों में विवाद हुआ और उसी के विरोध में यहाँ कुछ लोग इकट्ठे हो गए विरोध करने के लिए। अभी सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। मौके पर स्थिति सामान्य है, कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। यहाँ पर स्थानीय पुलिस और पीएसी के द्वारा और एसडीएम साहब के द्वारा फ्लैग मार्च भी किया गया है। मौके पर स्थिति एकदम सामान्य है। फर्रुखाबाद जनपद के फतेहगढ़ में मिशन शक्ति के विशेष अभियान के अंतर्गत साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा एक विशाल साइकिल रैली निकाली गई, जिससे जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी स्टेडियम फतेहगढ़ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन प्रदान करना है। मुख्यमंत्री जी का दृढ़ संकल्प है कि महिलाओं को उनके मूल शब्दार्थ के भांति यदि उनको आदर, प्रतिष्ठा, सुरक्षा, स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता नहीं दी जाएगी, तब तक से हमारा समाज और हमारा देश विश्व गुरु और महाशक्ति बनने में अधूरा रह जाएगा। देखिए, शारदीय नवरात्रि में मिशन शक्ति 5.0 प्रोग्राम चालू किया गया है। इसमें सभी सरकारी विभाग जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आज उसी के क्रम में एक साइकिल रैली आयोजित की गई है, जिसमें सभी बालिकाएं जो हैं वो साइकिल से पूरे शहर भर में कवर कर रही हैं। इसके तहत विभिन्न थानों में मिशन शक्ति केंद्र की भी स्थापना की गई है, जहाँ जालौन जनपद में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत एक प्रेरणादायक उदाहरण सामने आया। उमरार खेड़ा निवासी दिव्यांग दीपेंद्र प्रताप सिंह, उनकी पत्नी क्रांति देवी और पुत्री निहारिका गौतम ने जन सुनवाई में अपनी समस्या जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे के समक्ष रखी। क्षेत्राधिकारी अर्चना सिंह ने उन्हें सहारा देकर जिलाधिकारी तक पहुंचाया और जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संवेदनशीलता दिखाते हुए मां बेटी को सम्मानपूर्वक बैठाया और उनकी बात ध्यान से सुनी। 10th में हाई स्कूल। अभी आप लोग डीएम साहब के आ गए थे, क्या तो उन्होंने बोला था कि आप निश्चय होके जाइए घर, हम जब घर आएंगे तब बताएंगे। आप किस लिए गए थे यार? इसलिए गए थे क्योंकि हमारी पढ़ाई का खर्चा मम्मी पापा उठा नहीं पा रहे थे और समस्या घर में बहुत सारी थी। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? हाई स्कूल में। हाई स्कूल में कह रहे थे बस कि समझ कर देंगे, पूरे घर जाओ आराम से हो जाए और पढ़ाई भी हो जाए। हाई स्कूल की खर्चा हम उठा नहीं पा रहे इस वजह से। हम खुद परेशान है, हमारे पति भी परेशान है इस वजह से, और जो कुछ कर नहीं पाते हैं। अच्छा। बहुत दिक्कत पड़ रही है हमें। डीएम साहब ने क्या कहा? नौकरी कहेंगे, नौकरी भी दबवा देंगे। कहते हैं कि शिक्षा वह प्रणाली है कि इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा देता है। जी हम बात कर रहे हैं जालौन के मुख्यालय उरई के उमरार खेड़ा की, जहां पर एक गरीब परिवार जो काफी दिनों से गरीबी में जूझ रहा है और अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर तरह तरह की मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही क्योंकि बच्चा पढ़ना चाहता है। हालांकि उस दीपेंद्र प्रताप सिंह नाम के एक विकलांग जो परिवार है, उनका तीनों परिवार जो है काफी गरीबी से जूझ रहे हैं। वो परिकर जिस तरीके वो मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मेहनत रंग लाएगी, ये भविष्य बताएगा। बहरहाल वो जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने इसको लेकर जिलाधिकारी से मांग की है कि उनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वो बच्चों की शिक्षा के लिए उनको मेहनत करने की वह जरूरत है। उनको सरकारी मदद अगर मिलती है तो कहीं ना कहीं उनका बच्चा पढ़ने में आगे बढ़ सकता है। इसको लेकर आज जब हमने उनके घर जाकर मालूम किया तो कहीं ना कहीं दीपेंद्र प्रताप सिंह ने अपने रोना जिस तरीके बताया, उन्होंने बताया है कि हमारा बच्चा हाई स्कूल में पढ़ रहा है, आगे उसको पढ़ना है, देश के भविष्य के लिए काम करना है। इसको लेकर शिक्षा में उनकी मदद करना बेहद जरूरी हो गई। तो इसको उन्होंने कहा कि अगर सरकारी मदद मिलती है तो कहीं ना कहीं हमारा बच्चा आगे बढ़ सकता है। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो छोटा सा एक परिवार है, इसमें
दीपेंद्र प्रताप सिंह और उनकी वाइफ और उनके बच्चे को आप अच्छे तरह से देख लें कि किस तरीके से ये परिवार जो है अपना जीवन यापन कर रहा है। और कहीं ना कहीं इस परिवार को जो है सहायता की बहुत बेहद जरूरत है, क्योंकि इनके यहाँ कमाने का कोई जरिया नहीं है और इस तरीके से बच्चे को पढ़ाई का कोई जरिया नहीं है। कहीं इसको लेकर सरकारी मदद मिलना बेहद जरूरी है। इसको लेकर इन्होंने जिलाधिकारी से मांग की है। हालांकि जिलाधिकारी ने इनको आश्वासन दिया है कि आपके बच्चे का हम पढ़ाई और शिक्षा को लेकर जो भी कमियां होंगी उसको पूरी करी जाएंगी। और ये होगा आने वाले समय में इनको कितनी सहायता मिलती है, किस आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद रहमान, के न्यूज जालौन। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल दिन में 2 बजे जनपद बहराइच पहुंचेंगे और कैसरगंज थाना क्षेत्र के मझारा तौकली में पिछले 20 दिनों से हो रहे भेड़िए के हमले से मृतक हुए 4 मासूमों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 सितंबर को दिन में 2 बजे मझारा तौकली के गांधीगंज में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचेंगे। तो पीड़ित परिवार से कल मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे। भेड़ियाग्रस्त इलाके में पहुंचेंगे कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खबर इस वक्त बहराइच से आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री जी 2 बजे के आसपास उनका आगमन होगा और उनका प्रोग्राम लगभग 35-40 मिनट के आसपास रहेगा। और यहाँ पर जो मानव वन्य जीव द्वंद्व जो है, जो कुछ घटनाएं हुई हैं भेड़िया से संबंधित, उसके विषय में लोगों से और जो पीड़ित व्यक्तियों के परिजन हैं उनसे वार्ता की जाएगी। जानकारी है कि पीड़ित परिवार भेड़िया से जो पीड़ित परिवार है उनसे मिलेंगे। उनको सहायता राशि मिली या नहीं मिली है उनको दिया जाएगा और जो पीड़ित हैं उनसे मिलकर उनका हालचाल लेंगे। क्या तैयारी हो रही है? तैयारी यहाँ हेलीपैड भी बन गया है, बैठने के लिए पंडाल भी बन गया है और फ्लीट भी उनकी आ चुकी है। और बलिया समाजवादी पार्टी के नगर विधानसभा नेता संजय उपाध्याय से जनपद जीरा बस्ती में आपको बता दें बिजली विभाग की लापरवाही के बाद हुई 2 सगी मासूम बच्चियों की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की। उसके साथ ही उन्होंने बिजली विभाग और सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों बच्चों की सामान्य मौत नहीं हुई है बल्कि बिजली विभाग की तरफ से उनकी हत्या की गई है, क्योंकि विभाग बिल तो वसूल रहा है लेकिन उनकी घोर लापरवाही के कारण ऐसा हुआ है। बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से दर्दनाक मौत हो गई, क्या कहेंगे? देखिए, बच्चियों की मौत हुई, बच्चियों के शांति, आत्मा की शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। उस परिवार के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ, लेकिन उन बच्चियों की मौत नहीं हुई है बिजली के द्वारा उन बच्चियों की हत्या की गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की महत्वाकांक्षी मिशन शक्ति योजना के तहत चित्रकूट जिले में ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में डीएम शिवशरण अप्पा, पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह और मुख्य विकास अधिकारी अमृतपाल कौर द्वारा छात्राओं को मिशन शक्ति योजना के प्रति जागरूक किया गया। इसके साथ ही छात्रवृत्ति का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लाइव संबोधन भी दिखाया गया। या आपको चुनना है कि आप निर्माण की ओर जाएंगे, प्रगति की ओर जाएं या विध्वंस की ओर। आज शासन की निर्देश के क्रम में यहाँ पे मिशन शक्ति अभियान, यहाँ पे सभी बच्चियों के साथ हम लोगों ने एक अभियान चलाया है जिसमें सारे सरकारी स्कीमों के बारे में बताया गया है और इसके अतिरिक्त उन लोगों को हमने अवेयर किया है। और इसके अलावा आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्कॉलरशिप का यहाँ पे वितरण हुआ था, जिसमें सभी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ से छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण किया। उसी क्रम में इस जनपद में भी विभिन्न स्कूलों की छात्राओं को छात्रवृत्ति का वितरण का कार्यक्रम जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुआ है। साथ ही साथ क्योंकि मिशन शक्ति फेज 5
मिशन शक्ति के 5वें सत्र में आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें विशेष रूप से जो हमारी बच्चियां हैं स्कॉलरशिप की लाभार्थी हैं उनका यहाँ पे उनको स्कॉलरशिप का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। और फिर उसके अलावा जो हमारी बाल सेवा योजना में हमने बच्चियों को लाभान्वित किया है उनको यहाँ पे बुला के उनको सर्टिफिकेट दिया गया है। और अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर गाजीपुर से, जहां अदालत ने सौतेली अबोध बेटी के साथ रेप करने वाले पिता को उम्र कैद की सजा दी और गाजीपुर की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी सौतेले पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने महज 15 दिनों में 11 सुनवाई में ये फैसला दिया। मामला शादियाबाद थाना क्षेत्र का 20 जुलाई 2025 का ये मामला 20 जुलाई को शादियाबाद थाने में दर्ज हुआ था। आरोपी ने अपनी 1 वर्ष की सौतेली बेटी के साथ रेप किया था और घटना के समय मासूम पीड़िता की मां घर से बाहर थी। वो जब घर लौटी तो अबोध बेटी को खून से लथपथ देखा। मां ने मामला दर्ज कराया। पुलिस ने एक माह के अंदर साक्ष्य संकलन कर चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने इस मामले पर सुनवाई कर 15 दिनों में पूरी कर गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत कन्विक्शन जो है वो हमारा एक अहम उसका पार्ट है और लगातार इसके प्रयास किए जा रहे हैं कि अधिक से अधिक कन्विक्शन हम मिशन शक्ति के अंतर्गत एवं नॉर्मल भी जो महिला संबंधी अपराधों में उसमें कराएं। इस प्रकरण के संदर्भ में अवगत कराना है कि 20 जुलाई को एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था शादियाबाद थाने में, जिसमें एक मां के द्वारा अपनी 1 वर्ष की बच्ची के साथ ये आरोप लगाया गया था कि उसके सौतेले पिता ने उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। बच्ची की उम्र केवल 1 वर्ष थी और वो गंभीर बीमार भी थी उस समय इस घटना के बाद से। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।